पहली मृत्यु जो है वो मुंबई के मलाड मालवनी इलाके में एक मुस्लिम परिवार के टैक्सी ड्राइवर की हुई। पूरे देश के अंदर एक हंगामा शुरू हो गया था कि मुस्लिम बॉडी को जलाया कैसे। कि लोग ये समझते थे कि जो वायरस है ये बॉडी जाने के बाद फैलता है। हिंदू रीति रिवाज में एक और प्रथा है कि किसी के देहांत के बाद भोज की व्यवस्था होती है, तो उसका आप कैसे करते हैं? तब हमने कई ऐसे प्राइवेट एम्बुलेंसेस ऑनर से बात की, उन्होंने साफ मना कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन टीवी ओपन टॉक। मैं हूं खुशबू सिंह और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर इकबाल मंदानी। ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी तो नहीं है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा जरूर है, क्योंकि ये ऐसे कार्य को अंजाम देते हैं जिसके बारे में सोचकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल ये लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं, और रूह कपाने वाली बात मैंने इसलिए कही क्योंकि इन्होंने इस महान कार्य की शुरुआत कोरोना महामारी के उस दौर में की थी, जब कोई भी अपना किसी अपने के लाश का अंतिम संस्कार करना तो दूर की बात, उसे छूने और देखने तक से कतराते थे। तो बिना देरी के आपको मिलवाती हूँ इकबाल मंदानी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन टीवी ओपन टॉक में। थैंक यू। ऑन टीवी ओपन टॉक के सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। खुशबू जी बताएं, कैसे हैं सर आप? बढ़िया एकदम। सर, कोरोना काल में जैसा कि मैंने सुना है, मैं जानती हूँ आपके ट्रस्ट के बारे में, आपके बारे में, आपने लाशों के अंतिम संस्कार का कार्य करने की जिम्मेदारी उठाई। उस वक्त जब लोग जीते जागते इंसान के करीब जाने से भी डरते थे, आपने लाशों के अंतिम संस्कार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ये प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिली? देखिए खुशबू, जैसे ही आपने इंट्रो कराया कि मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ जी। पत्रकार का एक धर्म होता है, चाहे वो कोरोना महामारी हो या कोई ब्लास्ट हो या देश के अंदर ऐसे कई बार हालात होते हैं जिसके अंदर जर्नलिस्ट जो है हमेशा अपने परिवार को छोड़ करके उस शहर के लिए या उस मुल्क के लिए हमेशा आगे रहता है। आपने देखा सरहदों पर बात हो, दंगा हो या किस तरह की बीमारी हो या कोई ब्लास्ट हो, हमेशा हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम कैमरामैन के साथ हमेशा एक जर्नलिस्ट वहां पहुंच जाता है। जी। मैं ये कहूंगा कि हमसे ही बड़ी भूमिका उस कैमरामैन की होती है जो वो सारी चीजों को कवर करता है। रिपोर्टर तो एक बार पीछे हटने का मौका होता है उसके बाद, लेकिन कैमरामैन के पास वो चीजें नहीं होती। जी। इसी तरह 2020 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था, जिससे भारत और मुंबई भी अछूता नहीं। बिल्कुल। उस वक्त मुझे याद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत में पूरे देश भर के अंदर लॉकडाउन की बात की थी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है, जिसको लेकर के लोग पहले समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ ही घंटों में साफ हो गया था कि ये लॉकडाउन जो है वो लंबे समय तक चलने वाला है। और उसी दौरान इसका इतना खौफ था, आपने देखा होगा कि मीडिया जिस तरीके से कोरोना को बता रहा था, आपने पिछले कई सालों में देखा होगा कि जो मोबाइल हमारी लाइफलाइन आज की तारीख में कही जाती है, उसकी कॉलर ट्यून्स भी चेंज हो गई थी, जी। जो कोरोना को लेकर बिल्कुल। अक्सर आपको बताए थी कि जी। आपने क्या करना है। तो इस तरह के हालात दुनिया में कभी नहीं हुए थे, ना देश ने कभी देखा था। मुझे नहीं लगता है कि पिछले तकरीबन 100 सालों के अंदर किसी ने देखा हो इस तरह के हालात या उन्होंने सामना किया हो। तो ये अचानक एकाएक जो हालात आई उससे लोग घबरा गए थे, और उन सारी ही चीजों को लेकर के अंदर मुंबई के अंदर भी एक जो महानगर पालिका है वो उसकी तैयारियों में जुड़ गई थी। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगर कोरोना से किसी की मृत्यु होती है तो क्या किया जाए। इन सभी चीजों को लेकर के एक जीआर निकाला गया था कि कोरोना से मृत्यु होने वाले जितने लोग हैं उनका अंतिम संस्कार जो है वो क्रिमेशन के जरिए किया जाएगा। तो क्रिमेशन के जरिए करने के लिए भी उन्होंने सिलेक्टेड शमशान जो है वो चुने थे। जो ट्रेडिशनल तरीके से हम लकड़ों पे जलाते हैं वो बंद था, इलेक्ट्रिक और गैस चैम्बर्स ही सिर्फ चालू थे। लकीली पहली मृत्यु जो है वो मुंबई के मलाड मालवनी इलाके में एक मुस्लिम परिवार के टैक्सी ड्राइवर की हुई थी। तब उस जीआर के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार क्रीमेट करके किया गया, जिसको लेकर के
मुंबई सहित पूरे देश के अंदर एक हंगामा शुरू हो गया था कि मुस्लिम बॉडी को जलाया कैसे गया। जी। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो दफनाने का रिवाज है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, जिसमें चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, चाहे उल्मा हो। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये प्रथा सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये क्रिश्चियंस के अंदर भी दफनाने की। जी बिल्कुल। तो वहां से भी आवाजें उठना शुरू हो गई थी कि ये किस तरह आप काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी जो है वो, मुझे लगता है, अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद सरकार ने उस जीआर को रिवाइज किया और रिवाइज करने के बाद में अलग अलग कब्रिस्तान मुंबई में दिए गए, जिसके अंदर प्राइवेट कब्रिस्तान और गवर्नमेंट कब्रिस्तान, ऐसे टोटल 7 कब्रिस्तान दिए गए थे। कुछ क्रिश्चियंस को भी दिए गए, हिंदूज के लिए भी शमशान अलॉट किया गया था जिसके पास इलेक्ट्रिक या गैस चैम्बर है। दूसरा, शुरुआत में जो अस्पताल था वहीं करीब के अंदर ही, आपको कुछ किलोमीटर के अंदर ही बॉडी जो है वो ले जाकर के उसका अंतिम संस्कार करना होता था। लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि दहिसर रहते हो और आपका पेशेंट मरीन लाइन्स में एडमिट है तो आप बॉडी वहां ले जा सकते हो, ऐसी हालात नहीं थे। जी बिल्कुल। 3-4 मैक्सिमम 5 किलोमीटर के दायरे में वो अंतिम संस्कार करना होता था। कि इतना भय था कि लोग ये समझते थे कि जो वायरस है ये बॉडी जाने के बाद फैलता है। इसलिए शुरुआत में आपने देखा होगा, सैनिटाइज किया जाता था, सैनिटाइजर हाथ में लगाया जाता था, पीपी किट पहन करके लोग घूमते थे। मतलब इस तरह के हालात हो गए थे, ऐसा लगता था कि हम किसी और ग्रह से आए हैं। और जिसके पास अस्पताल में या शमशान में जाते तो ऐसा लगता था एलियंस जो है हमारे सामने घूम। बिल्कुल। इस तरह के हालात के अंदर जो पहली मुस्लिम बॉडीज का अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद में काफी हालात बिगड़े और कब्रिस्तान अलॉट किए गए। लेकिन चुनौती ये थी कि कब्रिस्तान में काम करेगा कौन। बहुत बड़ी चुनौती थी। बहुत बड़ी तो चुनौती आपके थी कि लोग आने के लिए डर रहे थे। तो हमारे एक दोस्त है एडवोकेट इरफान शेख, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह के हालात हैं तो हम एक टीम बना के काम करते हैं, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हम देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे। तो उस तरीके से ये हिम्मत करके कुछ दोस्तों ने शुरू किया काम, और हमने पहले मुस्लिम बॉडीज जो है उसको लेकर के अंतिम संस्कार करना शुरू किया। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती वहां भी हमारे सामने आई वो ये थी कि खौफ और डर के मारे जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस थी वो बंद हो चुकी थी, लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। सरकारी या प्राइवेट अस्पताल के अंदर ज्यादातर केसेस सरकारी में थे, प्राइवेट भी उस वक्त बॉडीज लेने, मतलब पेशेंट्स लेने को तैयार नहीं थे। सरकार के पास बहुत चुनिंदा एम्बुलेंसेस थी जो एक एक करके शमशान या कब्रिस्तान भेजी जाती थी। करीब के जो भी शमशान में इलेक्ट्रिक चैम्बर्स होता था वहां अभी जितने बढ़ गए उस वक्त उतने नहीं थे। तो क्या होता था कि एक बॉडी अगर पहुंची है तो 2 मशीन अगर शमशान में है तो एक मशीन दिन में चालू रहती थी, एक रात में रहती थी। तो दिन की जो मशीन है वो 8 से 9 बॉडीज लेती थी। अब एक बॉडी आपने अगर मशीन में डाला है तो कम से कम उसको 1.5 घंटा लगता है क्रिमेट होने में। जी। फिर उसके बाद सफाई करना और दूसरी बॉडी डालना। तो क्या होता था कि एम्बुलेंसेस की कतार लग जाती थी, एम्बुलेंसेस की एक तरफ कमी थी, एक तरफ कतार लगती थी। तो पेशेंट जिसकी वहां डेथ होती थी उनको बॉडी क्लेम करके कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ता। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो हमारी टीम ने उस वक्त सोचा कि क्यों ना हम ऐसा काम करें कि एम्बुलेंसेस हायर कर ले। तब हमने कई ऐसे प्राइवेट एम्बुलेंसेस ओनर से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम हमारी एम्बुलेंसेस इतना नहीं बड़ा देंगे। रिस्क ले कौन, है ना। तो फिर सोचा क्या किया जाए। तो अचानक कुछ दोस्तों के नाम दिमाग में आए कि जिनके पास एम्बुलेंसेस थी लेकिन वो पिछले कई सालों से चला नहीं रहे, वो डम हो चुकी है, उनकी कंडीशन बहुत खराब है। तो किसी तरीके से कांटेक्ट करके उनको संपर्क किया गया कि आपके पास जगह खाली बेकार पड़ी हुई है, जहां एम्बुलेंसेस आपकी खराब पड़ी हुई है, जगह भी आपकी बेकार जा रही, तो आप हमको डोनेट कर दीजिए उस एम्बुलेंस को। तो उन जो भी एम्बुलेंस आपने लिए जो बेकार पड़ी थी उन सारे एम्बुलेंस को आपको ठीक करवाने जी, पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, उस मुंबई पुलिस के कुछ ऐसे हमारे अधिकारी दोस्त थे जिनसे हमने बात की कि एम्बुलेंसेस हमको मिल रही है लेकिन सामान की दिक्कत आ रही है क्योंकि सारा लॉकडाउन था। तो उनसे रिक्वेस्ट की गई और एम्बुलेंसेस को टोइंग के जरिए हमने साउथ मुंबई अलग अलग जहां जहां हमारे मैकेनिक्स तैयार किए, हमने पहले वो भी खौफ में थे लेकिन उनको समझाया कि ये वो एम्बुलेंसेस जो पिछले लंबे टाइम से बंद है, जिसका यूज नहीं हो रहा है कोरोना के टाइम, तो वो तैयार हो गए। उसके बाद मुंबई पुलिस के अंदर खास करके हमारे एक बहुत करीबी मित्र थे
इंस्पेक्टर आजम पटेल, जिनकी कोरोना में डेथ हो गई, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा मुझे। उन्होंने चोर बाजार, कुर्ला ऐसी जगहों पर फोन करके सारी चीजें हमको दिलवाई, एम्बुलेंसेस की जितना सामान था। तो ऐसे हमने 5 एम्बुलेंसेस उस दौर के अंदर तैयार की, और 3 एम्बुलेंसेस हमको कुछ अलग अलग लोगों ने दी। जैसे एक बरली के अंदर हमको वहां से शाखा से मिली थी, एक एम्बुलेंसेस हमको मिली मिल्लत नगर से, एक बैंड्रा बकर कसाई जमात की थी, वहां से हमको मिली। इस तरह टोटल 8 एम्बुलेंसेस को लेकर के हमने टीम से काम शुरू किया। सर, इसके लिए काफी खर्चे भी आए हाँ, होंगे। खर्च भी था। तो उस वक्त कुछ ऐसे लोग थे ट्रस्ट वगैरह के, जिन्होंने मदद की, और वहां से उस कार्य को शुरू किया गया। हम लोगों के पास तो फंड्स नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे मुंबई की बड़ी संस्थाएं थी जिन्होंने ये खर्च किया, कुछ दोस्तों ने पैसे दिए, अलग अलग तरीके से ये काम चलना शुरू हुआ। फिर वो एम्बुलेंसेस हमने 2-2 दिन 3-3 दिन जितना जिसका काम था उसका हमने फटाफट बना करके डे नाइट करा करके अलग अलग मैकेनिक्स लगा करके हमने काम शुरू किया, और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर के पेशेंट्स और लावारिस बॉडीज के लिए वो एम्बुलेंस का हमने काम पूरी तरीके से ऑन रोड कर दिया था। पुलिस का कितना सपोर्ट मिला सर? पुलिस का बहुत बड़ा सपोर्ट था। बगैर पुलिस के सपोर्ट के काम ही नहीं हो सकता था। उसकी वजह है कि पुलिस को हमारी जरूरत थी, हमको पुलिस की जरूरत थी जी। क्योंकि पेशेंट्स को लेके जाने के लिए एम्बुलेंसेस नहीं थी, और हमको पुलिस की मदद के बिना बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल। तो इस तरीके से कुछ दोस्तों ने हमने काम शुरू किया। जो हमारे अपने जानने वाले थे वो भी इतने डरे हुए थे, उनको पता लगता था कि ये 2-4 दिन में मर जाएंगे। जिस हिसाब से जोखिम उठाया था आपने। तो हमने ये काम जब धीरे धीरे करके शुरू किया, और कुछ दिनों में 8 एम्बुलेंसेस हमारी मुंबई भर के अंदर पुलिस को पता लगना शुरू हुआ, पुलिस ने मदद करनी शुरू की। तो जहां भी हमारा एक मोबाइल नंबर जो हमने दे दिया था, किसी को भी जरूरत होती पेशेंट्स के लिए, बॉडीज के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम सारी चीजें करते थे। तो हमने पहले बॉडीज, मुस्लिम बॉडीज लेना शुरू की टीम बना करके। शुरुआत में बहुत दिक्कत आई, लेकिन कुछ दिनों के अंदर जो मुस्लिम लड़कों की टीम थी, तकरीबन 200 लड़कों की टीम जो है हमने रेडी कर दी, जो चर्चगेट से लेके पालघर तक और सीएसटी से लेके कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, तलोजा तक काम करती थी। दूसरा हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त था कि मैंने बताया अस्पताल और कब्रिस्तान या शमशान बहुत लिमिटेड थे जी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए थी। हम सरकारी अस्पताल में जाते, बॉडीज के लिए जब पहुंचते तो लोग पीपी किट में, दहशत सभी में थी, चाहे हम हो या कोई कर्मचारी हो, सभी की जिंदगी सबको प्यारी है। और क्या होता था कि कोरोना काल के अंदर जो बॉडीज है वो पीपी किट में पैक की जाती थी। वो लाशों के तो ढेर लगे हुए थे। तो हम लोग मुस्लिम बॉडीज लेके आते थे, तो हम अंदर मॉर्चरीज में भी जाते थे बॉडीज लेने के लिए। ऐसा सर क्यों था कि आप शुरुआत आपने मुस्लिम बॉडी? नहीं, हमको आइडिया नहीं था ना। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, हमको ये हमारे लिए बिल्कुल नई चीज थी। हमको था कि ये सारी चीजें होगी जी। फिर जैसे जैसे हमने मॉर्चरीज में जाना शुरू किया, हमने देखा कई अंबार लगे हैं बॉडीज के। तो हमने पूछा ये बॉडीज क्यों पड़ी है? तब उन्होंने हमको बताया कि देखिए, मुस्लिम बॉडीज आप ले जाते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई बहन की बॉडीज है, उसको परिवार जो है डर के मारे आ नहीं रहा है लेने के लिए। तब हमने उनके सामने एक पेशकश की कि सर, ये जितना भी है तो हमारे अपने शहर का, हमारे अपने देश का, तो इसका अंतिम संस्कार हम लोग करें तो चलेगा क्या? तो उन्होंने बोला आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, बहुत सीरियस होकर हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने पूछा आर यू श्योर कि आप इसमें मदद करोगे? तो हमने कहा हाँ सर, 100% करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, कोई ऐसा विवाद ना हो जिससे वो हिंदू मुसलमान के अंदर कन्वर्ट हो। उन्होंने कहा नहीं, आप बैठे बैठे। तब उन्होंने उनके सुपीरियर्स को बुलाया, हमारी बातचीत हुई, तो उनके सुपीरियर ने हमें गारंटी दी उन सारी चीजों की कि अगर ऐसा कुछ होगा, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं खुद बोलूंगा कि हमने आपको दिए। तो बहुत बड़ा उस वक्त हमारे लिए सपोर्ट था। डॉक्टर की तरफ से भी हौसला मिला। फिर पुलिस अधिकारियों से हमने बात की। इस तरीके से फिर हमने काम शुरू किया कि पुलिस जो है वो फॉर्म नंबर 4 जो होता था, जो बॉडीज को क्लेम करने के लिए, वो परिवार से परमिशन मंगाती थी। उस वक्त ये होता था कि बॉडीज जब अस्पताल से निकलती थी, कब्रिस्तान या शमशान तक जाती थी, तो वहां पुलिस की ड्यूटी होती थी वहां तक आना,
वो क्रिमेशन को देखना कि हाँ क्रिमेशन के लिए बॉडी चली गई है या दफन हो चुकी है या मशीन में डाल दी गई, उसके बाद उसकी ड्यूटी जो है वहां से खत्म होकर के वो आगे बढ़ती। तो इस तरीके से हमने फिर डॉक्टर्स के साथ मिलकर के, मुंबई पुलिस के साथ मिलकर के हमने ये काम को शुरू किया। सर, आपको सबका सहयोग मिला, डॉक्टर्स का मिला, पुलिस का मिला, समाज के आपकी टीम का मिला, लेकिन आपकी फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स था जब आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे, इतनी बड़ी देखिए जोखिम खुशबू उठा जी, रहे थे? मेरा बाहर निकलना ही मुझे लगता है कि मेरे परिवार के सहयोग और समर्थन था, जब भी मैं बाहर निकलूं। अगर परिवार ने मुझे रोका होता तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। शुरुआत में डर तो लगा होगा नहीं, सर, मैंने लेकिन पहले वो ही कहा कि डर सिचुएशन। तो 100%, देखिए डर हमेशा से रहता है, लेकिन एक चीज को बचपन से माता पिता ने सिखाया था कि बेटा जिंदगी और मौत के अंदर हमेशा मौत हावी रहती है, और एक बात को ध्यान रखना कि मौत जब लेने आएगी ना जी। तो वो साथ लेके जाएगी, और जिंदगी कुदरत ने लिखी है तो मौत खुद उसकी हिफाजत करती है कि अभी वक्त आया नहीं है। ये बचपन से एक माता पिता ने चीजें सिखाई थी। इस्लाम भी ये सारी चीजें बताता है, वो एक मतलब साइकोलॉजी दिमाग में थी कि जो होगा वो होना है। उसी चीज को लेके काम शुरू किया गया, लेकिन एक यकीन भी खुदा पे था कि अगर उसके लिए, उसके लोगों के लिए, इंसानियत के लिए करेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा। टचवुड मैं सच बता रहा हूं, हमारे 200 लड़कों की टीम के अंदर मैंने किसी को सर्दी बुखार तक नहीं देखा था उस दौर के। कह सकते हैं कि विश्वास की यस जीत हुई। यस, 100%, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा से ही विश्वास जीतता है। आपका अगर उस पर यकीन है तो वो कभी आपको मायूस नहीं करता। जी। तो अल्लाह ने हमको कभी मायूस भी नहीं किया, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये इस तरीके से ये काम को शुरू किया। जब पहली हिंदू बॉडी हम लेकर के शमशान पहुंचे थे, मुझे आज भी याद है, तो उस वक्त माहौल ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम वाला था कि लोग सोच रहे थे गलती से मुस्लिम बॉडी तो नहीं आ गई है। तो शमशान वाला बोलने लगा हमको, सारे मुसलमान लड़कों को देखकर, आप गलती से आ गए, एक काम करिए आप कब्रिस्तान जाइए। कैसे होती थी इसकी पहचान कि ये मुस्लिम नहीं, बॉडी है? बॉडी तो नाम लिखा होता था ना सर्टिफिकेट्स में। तो क्या होता था, मुस्लिम लड़के दाढ़ी वाले जब शमशान पहुंचे तो जो शमशान में लोग बैठे थे उनको लगा शायद बाय मिस्टेक ये लोग वो पुराने जीआर के चलते यहाँ क्रिमेशन के लिए आ गए। जी। तो उन्होंने कहा कि अभी वो जीआर बदली हो गया, आप कब्रिस्तान ले जाइए। तो हमने उनसे कहा कि भाई कब्रिस्तान के लिए नहीं, ये हिंदू बॉडी है। तो वो भी बड़ा एकदम चकित रह गए कि हिंदू बॉडी। हमने कहा कि हाँ, ऐसा ऐसा काम करते हैं। अब ये बताइए कि हिंदू बॉडी का अंतिम संस्कार करते कैसा? अच्छा, उस वक्त क्या होता था, लोग इतने डरते थे ना कि 4-4 6-6 फुट दूर से बात करते थे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप मशीन में डालिए, और क्या करना चाहिए धार्मिक रीति रिवाज से। तो उन्होंने कुछ चीजें बताई कि आपको गंगा जल लाना चाहिए, तुलसी लानी चाहिए, अब हमारे लिए चुनौती यही है कि यहाँ पानी पीने का नहीं मिल रहा है तो गंगा जल कहाँ से ढूंढे। फिर कुछ और दोस्तों को कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने काफी चीजें बताई कि अगर गंगा जल नहीं मिलता है आपको, सपोज करिए, तो आप फिलहाल इस स्थिति में तो नॉर्मल पानी भी पिला सकते हैं। फिर हमारी टीम ने धीरे धीरे करके काफी तुलसी, ये वो, फिर कुछ चंदन की लकड़ियां, गंगा जल अलग अलग जगह से एक आध दिन में जमा कर ली थी और अच्छी मात्रा में की थी। तो सभी टीम्स को हमने दे दिया था। धीरे धीरे करके हमने 2-2.5 हजार से ज्यादा बॉडीज का अंतिम संस्कार मुंबई भर के अंदर कराया। पर डे कितने बॉडी होते होंगे सर? देखिए हमारे पास पर डे हम मान के चलते थे 20, 15, 25 इस तरह की बॉडीज आती थी पूरी मुंबई के अंदर। और मुंबई के अंदर आम दिनों में भी इतनी बॉडीज निकलती है, आप समझिए। मतलब क्या होता है कि उस वक्त हम काउंट करते थे, लेकिन 2 करोड़ के अंदर मुझे नहीं लगता है कि 20 आदमी मुंबई के अंदर बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त किसी के पास कोई काम नहीं था, इसलिए लग रहा था ओ बहुत है बहुत है बहुत है। जब दूसरा वेव आया था कोरोना का, हाँ। उस दूसरे वेव में बहुत ज्यादा लोगों दूसरे वेव में ज्यादा हालात खराब हो, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई उस थी। वक्त ऑक्सीजन की जो कमी थी, उस वक्त मुझे याद है कि हमारी टीम ने 400 सिलेंडर्स जो है वो गुजरात की एक कंपनी से मंगवाए थे और अलग अलग जगह पर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कई मस्जिद के लोगों से हमने बातचीत की थी, मस्जिद के लोगों ने भी हमको एक फंडिंग की और उन्होंने क्या किया, 10-10 सिलेंडर्स अपने पास रखे थे कि लोकेलिटी के अंदर जहां भी पास पड़ोस में किसी को जरूरत है तो वो देते थे जी। विदाउट चार्जेस। तो इस तरीके से हमने वो 400 सिलेंडर्स जो है मस्जिद के लोगों को दिया। पेमेंट उन्होंने हमको दी, मतलब शुरुआत में भले ही हमने पैसा लगाया लेकिन उन्होंने वो पूरा पैसा हमको दे दिया। तो कुछ दोस्तों ने मदद की थी क्योंकि फंडिंग का बड़ा प्रॉब्लम था, तो आपने कुछ दे दिया। इस तरीके से हमने वो किसी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगाए थे, वो काम शुरू किया गया था। प्लस
एम्बुलेंसेस का हमारा काम चालू था, बॉडीज का हमारा काम चालू था। इस तरीके से ये धीरे धीरे करते बढ़ती गई। ईश्वर की कृपा से कोरोना काल भी खत्म हो गया, सारी चीजें सामान्य हो गई, और आज भी वो जो कार्य है उसके बाद का हमारा आज भी चालू है। उसी दौरान जब हम अस्पतालों में जाते थे तो चूंकि क्या होता था, कोविड बॉडीज जो है वो हमको समझ में आ रही थी कि वो रैपिंग में आती थी, लेकिन नॉन कोरोना बॉडीज जो है वो रैक में और बॉक्सेस में रहती थी। तो हमने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये लावारिस बॉडीज है, जो मुंबई के अंदर कोई बाहर से आता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके परिचित नहीं मिलते हैं, तो इसका अंतिम संस्कार जो है पुलिस करती है। तो हमने पूछा कैसे करती है, वो पूरा हमने सिस्टम समझा। का पुलिस खोजबीन करती है, नहीं पता लगता है, तो फिर हमको काम बड़ा अच्छा लगा। तो हमने इस बारे में अपनी टीम में बात की। पत्रकार विकास संघ है जिसके अंदर हमारे सुनील सिंह थे, आनंद मिश्रा थे, सारे पत्रकारों का ग्रुप था आपका। हमारे बसंत जी थे, उनसे हमने सारी बातचीत की और बातचीत करके सोचा कि क्यों ना पुलिस के आला अधिकारियों से बात करके ये काम के लिए परमिशन ली जाए। मतलब कोरोना काल में जिस काम कोरोना की काल के बाद शुरुआत की बात, आपने यस की वो बदस्तूर अब तक जारी है, कह सकते हैं। यस। तो उसके बाद हमने सब लोगों ने मिल करके ज्वाइंट कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल साहब से बात की जी। उनको सारी स्थिति समझाई, तो उनको भी आइडिया अच्छा लगा कि पुलिस की भी एक मदद होगी बहुत बड़ी, और बॉडीज जो लेट निकलती है, उनके पास जो टीम की कमी है, एम्बुलेंसेस की कमी है, वो काम एक ट्रस्ट के साथ मिलकर के आसानी से बहुत जल्दी होगा। तो उन्होंने सारी चीजों को समझा और उन्होंने एक पुलिस के लिए नोटिफिकेशन निकाला और हमको परमिशन हमारे नाम के साथ दी कि पुलिस जो है वो मौजूद रहेगी, सारी बॉडीज जो है वो क्लेम करेगी, हमारी टीम का काम रहेगा शमशान या कब्रिस्तान तक ले जाना, अंतिम संस्कार करना। तो अस्पताल से हमारी टीम जो है आखिर तक वो सारा काम करती है, पुलिस के जवान जो है वहां मौजूद रहते हैं। इस तरह ये काम को शुरू किया गया, और जब ये काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो मैं आपको बता दूं, रेलवे कमिश्नर के सामने भी हमने ये पेशकश की। खालिद कैसर साहब थे, उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग दिया, उनके लोगों ने सहयोग दिया, उनके ऑर्डरली थे मिस्टर सचिन कदम, उनको तुरंत उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों को लेकर के लेटर इशू करिए। इस तरीके से हमारे काम की शुरुआत हुई। आज ये मान के चलिए हर महीने हमारे पास 100 to 125 अनक्लेम डेड बॉडीज मुंबई के अंदर आती है मुंबई पुलिस द्वारा, जिसका हम अंतिम संस्कार उनके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। अगर वो मुस्लिम है तो नमाज जनाजे के साथ में दफन तक का जितना काम होता है वो किया जाता है। अगर हिंदू बॉडीज है तो हम अंतिम संस्कार के लिए जब उसको शमशान में लेके आते हैं, पूरी विधि के साथ में उसको अग्निदाह किया जाता है। उसके बाद में उनकी जो अस्थियां है वो संभाली जाती है, पिंडदान पूजा होती है और अस्थि विसर्जन होती है। हमारे पास कुल अब 12 लड़कों की टीम है, 3 एम्बुलेंस के साथ में, जिसके अंदर मुस्लिम लड़कों का काम है हॉस्पिटल से बॉडीज ला करके, अगर हिंदू बॉडी है तो शमशान तक ले आना, पंडित और मैं वही बता रहा हूँ, तो वहां तक लेके आना उनका काम है। उसके बाद अग्नि देने के लिए हमारे पास हिंदू लड़कों की टीम है जो पूरे रीति रिवाज के साथ वो अग्नि देती है, वो अस्थियां जमा करती है। और कुछ ऐसे हमारे सर्कल के अंदर दोस्त है जो पिंडदान पूजा के लिए बैठते हैं, अस्थि विसर्जन के लिए पंडितों के साथ बैठते हैं। ये जो पूरा धार्मिक रीति रिवाज होता है उस तरीके से ये हमारा काम जो है लगातार चलता है। ये मान के चलिए कि हर महीने 100 to 125 डेड बॉडीज जो है वो हमारे पास आज भी मुंबई पुलिस के जरिए आती है। सर, मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि बहुत बॉडी ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी होती है, मान लीजिए कि यूपी है, बिहार है या कहीं से भी है, उनके कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाले मुंबई में या कहीं और, मुंबई में ही उसकी डेथ हो गई है, बट वो काफी गरीब फैमिली है, गरीबी की वजह से वो मुंबई नहीं आ सकते हैं, डेड बॉडी को, अपने रिश्तेदार के डेड बॉडी को लेके नहीं जा सकते हैं, तो आप उन बॉडी का भी अंतिम संस्कार करते हैं, तो उसका देखिए क्या? ये कैसा होता है, मुंबई पुलिस के पास अगर कोई बॉडी मिलती है जी तो पुलिस कोशिश करती है कि सबसे पहला उसका पता चलाया जाए जी कि कौन है, कहाँ से है, फैमिलीज में कौन है। कई बार मोबाइल मिलता है तो उनके सीडीआर निकालने की कोशिश करते हैं कि ज्यादातर किससे बातचीत करते हैं। इस तरीके से पुलिस छानबीन करना शुरू करती है। वैसे अगर मैं बात करूं, अस्पताल के अंदर बॉडीज जो रखने की लिमिट है वो 10 दिन है मैक्सिमम,
लेकिन मुंबई पुलिस कोशिश करती है महीना 2 महीना रख करके उनके प्रियजनों तक पहुंचाने की। अनगिनत केसेस ऐसे आते हैं कि बिहार, कलकत्ता, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, ऐसे कई अलग अलग जगह है जहां परिवार ट्रेस हो जाता है। ट्रेस होने के बाद में जब पुलिस संपर्क करती है तो अनगिनत बार वो लोग का ये कहना होता है कि हमारी स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि हम मुंबई आकर के अंतिम संस्कार करें, हमारे पास तो आने के भी पैसे नहीं। मैंने कई जगह देखा कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी जेब के पैसे लगा करके उनको टिकट बना करके बुलवाते हैं जी। और यहाँ रहने का, खाने का इंतजाम करके देते हैं, और हमसे ये कहा जाता है कि सर ऐसा ऐसा है, प्लीज थोड़ा मदद कर दीजिए। तो हमारी टीम और मुंबई पुलिस मिलकर के उसका अंतिम संस्कार कराती है। कई ऐसे परिवार भी है जिनकी स्थिति नहीं हो, ये बता देते हैं कि सर आ ही नहीं सकते हैं, कितनी भी हेल्प कर लो। तो इस तरह जब वहां से परमिशन आ जाती है तो वो हम एक अंतिम संस्कार कर देते हैं। तीसरी स्थिति सबसे बड़ी आती है जो चुनौतीपूर्ण होती है कि कई बार हम अंतिम संस्कार कर लेते हैं, परिवार उसके कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों बाद मिलता है, लेकिन वो परिवार उस वक्त मुंबई पुलिस या हमारी टीम को बहुत दुआएं इसलिए देता है कि जो धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से वो अंतिम संस्कार जो हम करते हैं समय रहते हो जाता है। दूसरा, विधि के हिसाब से हम सारी चीजें करते हैं, तो उनको लगता है कि भले ही हम मौजूद नहीं थे लेकिन ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट एक परिवार की तरह मुंबई पुलिस के साथ मिलकर के ये अंतिम संस्कार कर रही है। देखिए, ये लावारिस लोगों के लिए है, हमारे लिए और मुंबई पुलिस के लिए नहीं है, क्योंकि हम उसका बहुत बड़ा परिवार है। जी बिल्कुल। जब तक हम कोशिश करते हैं, जब तक वो लावारिस, लेकिन जब कोई नहीं मिलता है, मुंबई पुलिस और ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट उसका परिवार है। और मुझे नहीं लगता है कि मुंबई पुलिस से बड़ा कोई परिवार इस वक्त मुंबई में होगा। बिल्कुल सही तो बात हम है। उसका एक हिस्सा है, उसका मुझे गर्व है कि हम सारा मिल करके, एक कोशिश हमारी होती है कि उस परिवार के हमारे सदस्य का जो अंतिम संस्कार है पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ, जो उसका हक है, जो एक इंसान का अधिकार है आखिरी समय में, वो हम पूरे सम्मान के साथ उसको देते हैं। सर, हिंदू रीति रिवाज में एक और प्रथा है कि किसी के देहांत के बाद, किसी की मृत्यु के बाद भोज की व्यवस्था होती है, तो उसका आप कैसे करते हैं? नहीं, देखिए, आप पिंडदान करते हैं, आप उनका अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन भोज का भी एक होता है ताकि आत्मा को शांति मिले। जो आत्मा गुजर चुकी है उसकी आत्मा की शांति के लिए भोज किया जाता है, लोगों को भोजन कराया जाता है, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। तो क्या आप वो भी करते हैं? इस बारे में मेरे लिए बिल्कुल नई चीज है जी। मतलब मैं पहली बार आपसे चीजें समझ रहा हूँ, मुझे इसका नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ है जी। हम जरूर इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम धीरे धीरे करके इतनी चीजें कर रहे हैं, जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये भी हम चीजें नहीं छोड़ेंगे। जी। ये वाकई में मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि एक नई चीज आपसे सीखने मिल रही है, और इसके बारे में मैं 100% लोगों से, मेरी टीम से बात करूंगा। मेरी टीम लगातार ये प्रयास करती है कि ऐसी कोई भी चीज ना हो जिसके चलते एक आत्मा की शांति को लेकर के कई सवाल खड़े हो। तो हम इस बारे में भी 100% सोचेंगे, कुछ और ऐसे लोगों से संपर्क भी करेंगे जो हमारे इस काम के अंदर हमारी मदद करें। तो इस तरह जो चीजें हैं 100% हम देखेंगे उसको। आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इतना महान कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए फंड की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती होगी। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प मिलती है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक हमें कोई फंड न मिला है, न पूछा गया है। हालांकि ये जो काम पिछले लंबे समय से चल रहा है उसके अंदर हमें फंड्स की 100% जरूरत इसलिए है, जो एम्बुलेंसेस चलती है उसका पैसा लगता है, जो टीम काम करती है उसकी सैलरीज होती है, प्लस शमशान हो या कब्रिस्तान हो, वहां लकड़े मुफ्त मिलते हैं जी। बाकी सारी चीजों के लिए पैसे लगते हैं, चाहे वो पूजा हो, चाहे नमाज जनाजा हो। मुंबई के अंदर कुछ ऐसे कब्रिस्तान है जो हमसे चार्जेस नहीं लेते हैं, मुस्लिम बॉडीज के, वहां राहत मिलती है। मैं सभी कब्रिस्तान की बात नहीं करता हूँ, एक दो ऐसे कब्रिस्तान हैं जो लगातार हमसे, क्योंकि वहां कोई और ट्रस्ट है जो ये सारा खर्च उठाती है। हिंदू बॉडीज के अंदर भी हमने कहा लकड़े सरकार की तरफ से हमको फ्री मिलते हैं,
लेकिन बाकी जितनी चीजें हैं उसमें हमको पैसे लगते हैं। हम लोगों से भी उम्मीद की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे दोस्त मिलकर के एक लंबे समय से सारी चीजें चला रहे हैं। लेकिन अब क्या होने लगा है, जहां लावारिस बॉडीज आती है वहीं हमारे पास मुंबई पुलिस से ऐसी भी कोई बॉडीज आती है, या शमशान से हमको फोन आते हैं कि बहुत गरीब है, बॉडी आ गई है, पैसे नहीं है, तो उनका अंतिम संस्कार करना है। तो हम लोग बोलते ठीक है कर दो। हम इसलिए लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि क्राउड फंडिंग के अंदर आप हमारी ट्रस्ट की मदद करिए। हमारा जीपे नंबर अगर आप लेना चाहे तो 9892085232 है, या आप अगर हमारी वेबसाइट पर जाकर के देखना चाहते हैं तो www.mamdanihealthandeducationtrust.com, ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। तो ये हमारे अपने शहर का, अपने मुल्क का कामकाज है। मुझे लगता है कि हमारे सभी लोगों को मिल करके एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जिसके चलते हम आने वाले दिनों में इस तरह की चीजों का सामना कर सकते हैं। सर, ममदानी हेल्थ एंड ट्रस्ट, जैसा कि नाम है आपके ट्रस्ट का, हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट, तो ये लाशों के अंतिम संस्कार के अलावे और भी क्या काम करते हैं? देखिए, शुरुआत में ये जब 2010 के अंदर, मुझे याद है शायद ये ट्रस्ट हमने बनाई थी, तब उद्देश्य था एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के। लेकिन 2020 के बाद में धीरे धीरे जैसे हेल्थ को लेकर के हमने काम शुरू किया, वहीं से हमको ये बॉडीज का काम समझ में आया। अब ये बॉडीज का भी हम काम करते हैं। एजुकेशन को लेकर के फिलहाल हम काम नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ, हेल्थ को लेकर के हम मुंबई के ग्रांट रोड इलाके के अंदर डेली 400 लोगों को लेबर्स जो होते हैं जी, उनका खाना जो है वो मुफ्त हम कराते हैं। जो बाहर से अकेले जो रहते बाहर से आते हैं, उसकी वजह है कि नॉर्थ इंडिया हो, उड़ीसा हो, मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता, उड़ीसा, ये ऐसे राज्य है, असम हो गया, जहां से लोग मुंबई फाइनेंशियल हब होने के चलते यहाँ काम के लिए आते हैं, अपना परिवार चलाने आते हैं। लेकिन होता है कि उनकी सैलरीज बड़ी कम होती है, 12,000, 15,000, 16,000, तो या वो पर खाना डे बेसिस पे भी बहुत लोग बेसिस काम पे करते अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि मुंबई के अंदर अगर आप एक वक्त का कम से कम भी खाना खाए तो 100 रुपया मिनिमम लगता ही है। तो 3,000 रुपया आपके वो चले जाते हैं। बाकी आपके जीवन में चाय, नाश्ता, ये वो, इस तरीके से अगर आप देखोगे ना, तो मुंबई में जीना आसान नहीं है। तो 12,000 में से 7-8 हज़ार रुपया आपके ऐसे ही चले जाते हैं। तो परिवार को भेजना होता है, इसलिए दिन में ये एक ही बार खाना खाते हैं, या तो गुटखा खाएंगे या तो चाय पी के अपनी भूख मारेंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने 2 वक्त का खाना शुरू किया है। दोपहर 200, रात 200, ये सारा खाना वेजिटेरियन रहता है, चाहे वो पुलाव हो, कभी बिरयानी हो, डेली मेन्यूज चेंज होते हैं। ये इसकी भी जो है मांग काफी बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि ये हमको 800 से 1000 पैकेट्स या उससे ज्यादा करना पड़ेगा। तो उन सारी चीजों को लेकर के भी हम फंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से भी मुझे उम्मीद है कि अगर लोग इसमें जुड़ेंगे इस काम के अंदर, तो ये काम बहुत बड़ा होगा और किसी के देने से कोई कम नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि हमारा 50 रुपया क्या देंगे। मैं कहता हूं कि आपसे जितना होता है आप इसको प्रमोट करिए, आप आगे आइए, हमारा सहयोग करिए। आप देखोगे कि आने वाले दिनों के अंदर ये संस्था ऐसे कई लोगों को फीड करने लगी है जिसकी उम्मीद लोग नहीं कर सकते। सर, आप चूंकि पत्रकार भी रहे हैं, आपने बड़े सैटेलाइट, बड़े बड़े चैनलों में काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस आपको इस वर्क में, सोशल वर्क में कितना मदद मिला उसे, पत्रकारिता के नहीं, मैंने एक्सपीरियंस से? शुरुआत ही उसी से की थी कि जो हमारा धर्म था पत्रकार का, वो भी लोगों के लिए आगे आकर अच्छाई करने का था कि हम क्या बेटर दे सकते हैं समाज के लिए। वही चीजें हम आज भी पत्रकारिता के साथ में जारी रखे हुए हैं, इन सभी चीजों को लेकर के। और मुझे लगता है कि हमारे इस काम के साथ हमारे पास फाइनेंशियल हब है मुंबई, जी, जिसमें बॉलीवुड भी आता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, कई सेलिब्रिटीज आते हैं। मैं उनसे भी अपेक्षा और उम्मीद करता हूं कि वो भी इस कार्य के अंदर आगे आए, हमारा सहयोग करे, ताकि भूखा जो है वो भी अपना पेट भरे और उनका जो पैसा बचेगा उससे वो परिवार अपना चला सके, अपने परिवार को एजुकेटेड कर सके। चाहे कोई भी सरकार हो, अभी फिलहाल मोदी जी की हो या कांग्रेस हो, हर किसी का एक सपना है कि भारत विकसित हो, उनका युवा जो है एजुकेटेड हो। तो ये जो गरीब है, उनके पास जब पैसा बचेगा तभी वो अपने परिवार को पढ़ा सकेगा या बढ़ा सकेगा। तो अगर हमारे सारे ही लोग साथ आ जाए, सहयोग दे, तो मुझे लगता है ये सपना बहुत आसान होगा हर किसी के लिए। दूसरा, जो बाहर से लोग आते हैं
जिनकी कभी मृत्यु हो जाती है, कुछ परिवार के लोग मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते, उनका भी सम्मान से हम पूरा अंतिम संस्कार करके उनके परिवार को खोजने में या इनके अंतिम संस्कार के लिए जो एक सम्मान से विदाई दी जाती है उसकी पूरी कोशिश हम आसानी से कर सकेंगे। अभी जो हैंड टू माउथ है हमारे लिए, जो चुनौतियां है, वो हमारे लिए खत्म होगी अगर आप सभी का सहयोग मिलेगा। बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि जाते जाते ऑन टीवी ओपन टॉक के लिए, ऑन टीवी ओपन टॉक के ऑडियंस के लिए आप कुछ मैसेज दें अपने काम के थ्रू, अपने काम को लेकर। देखिए, मेरा मुंबई और देश की जनता से बस एक मेरी अपील है जी। ये हमारा अपना शहर, अपना मुल्क है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आया है जिनको बढ़ावा देने से हमारे देश में नुकसान होगा। हम अगर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कल हमारे बच्चे एजुकेटेड हो चुके हैं, हमारे बच्चे एक हो चुके हैं, एक दूसरे के सहयोग से हमारा देश जो है वो आगे बढ़ चुका है, हमारी नेशनलिटी इंडियन है। हमको तो चाहिए पूरी तरीके से एक दूसरे का इतना सपोर्ट, इतना सहयोग करें ताकि हमारा कोई भी युवा जो है वो बेरोजगार, अशिक्षित ना रहे। हमारे कोई भी बुजुर्ग जो है उसको मेहनत के लिए अपनी जान कई हजारों मील दूर जाकर के न देनी पड़े। ये कब होगा? जब हमारे जो अभी युवा है, खास करके जो ये अभी की जनरेशन से है, अभी एआई का दौर आ गया है और बहुत फास्ट दौर आया है, ये दुनिया में सारी चीजें आसान हो गई है। इन सभी चीजों को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि युवा अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और इन्हीं के सहयोग से हमारा काम भी आगे बढ़ेगा। बहुत सही कहा सर आपने, बहुत बड़ी बात कही और बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने ऑन टीवी के ऑडियंस को, हमारे देश के युवाओं को खास करके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसके साथ ही इतना ही, हमें उम्मीद है कि आपको इकबाल ममदानी के बारे में जानकर, उनके कार्यों के बारे में जानकर, उनके ट्रस्ट के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा, आपको प्रेरणा जरूर मिली होगी। तो इसी तरह के और भी इंस्पायरिंग शख्सियत से मिलते रहने के लिए हमारे ऑन टीवी ओपन टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो आते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ इतना ही, मिलते हैं किसी और के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।